ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। तो पवन जी के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं फटाफट कि आज कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि हम मनी सेंट्रल पर बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। नजर डालते हैं सबसे पहले ऑन द शो पर। ऑन द शो में सबसे पहले बात करेंगे व्यापार घाटा कम होने की प्रमुख वजह है क्या। जी हाँ, आखिर में ये व्यापार घाटा कम कैसे हुआ, डिटेल में होगी बातचीत। गेहूं के एमएसपी ने बढ़ाई है आरबीआई की टेंशन, क्या है पूरी खबर, थोड़ी देर में होगी चर्चा। ग्रीन फ्यूल में इस्तेमाल होगा मेथनॉल, क्या है इस खबर के मायने, इस पर भी होगी आज चर्चा। इसके अलावा कनाडा से किनारा करेंगे भारतीय छात्र, भारत कनाडा के बीच में जिस तरीके से संबंधों में खटास आई है उसका क्या क्या असर हो रहा है, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आज एक नए विषय पर बातचीत करेंगे। एफपीआईज ने इतने शेयर तो कभी नहीं बेचे। जी हाँ, जिस तरीके से बिकवाली हावी हो रही है और विदेशी निवेशक नाराज लग रहे हैं, क्या है इसकी वजह और क्या विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में दोबारा लौटेंगे, इस पर भी होगी हम डिटेल में बातचीत। और आखिर में भारत से क्या चाहता है विश्व बैंक, क्या है पूरी खबर, डिटेल में होगी बातचीत इस पर भी। लेकिन इन सब के बीच में सबसे पहले एक पॉजिटिव खबर के साथ शुरुआत करते हैं। सितंबर के दौरान विदेशी व्यापार के मामले में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। एक्सपोर्ट में हल्की बढ़ोतरी और इंपोर्ट में भारी गिरावट की वजह से मासिक व्यापार घाटा 5 महीने के निचले स्तर 21 अरब डॉलर पर आ गया है। इससे पहले अगस्त के दौरान व्यापार घाटा 30 अरब डॉलर दर्ज किया गया था। सितंबर के दौरान सरकार ने चावल के निर्यात पर लगी पाबंदियों को हटाया था, जिस वजह से चावल के एक्सपोर्ट में 25% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भी 17% की बढ़ोतरी हुई है। बांग्लादेश संकट की वजह से भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़े हैं। हालांकि बुलियन का बढ़ता इंपोर्ट अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। सितंबर के दौरान चांदी के आयात में 200% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सर, एक अच्छी खबर जो है अर्थव्यवस्था को लेकर के, व्यापार घाटा में कटौती देखने को मिल रही है। आप प्रमुख वजह क्या मान रहे हैं? क्या ये चावल और टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बड़ा कारण है या फिर जो कच्चे तेल की कीमतों में जो बीच में गिरावट देखने को मिली उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल भी थोड़ा कम हुआ होगा, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? इसमें मिक्स ऑफ ऑल कहेंगे विपुल। सबसे पहले देखिए, जो ये सोचा गया था कि हमारा जो टारगेट है, जैसे इस साल का टारगेट हमारा है एक्सपोर्ट्स का, पूरा ट्रेड का आप देखेंगे तो करीब 825 बिलियन डॉलर के आसपास। उसमें से ये समझा गया था कि पहला आधा जो साल है वो करीब 400 बिलियन डॉलर के आसपास रहेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है। ऊपर से जब अभी कुछ ऐसे डिसीजंस हुए जिसमें जैसे चावल का निर्यात हम लोगों ने अलाउ किया, कुछ और फैक्टर्स हैं, वो सारा फैक्टर्स मिला के व्यापार घाटा कम हुआ। देखिए, व्यापार घाटा कम होना देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। तो आप सारे फ्रंट्स पे देखेंगे तो एक पॉजिटिव खबर ये है। जी ठीक है, निश्चित रूप से पॉजिटिव खबर है, सकारात्मक खबर है ये। इस बीच केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा करके रिजर्व बैंक के लिए अब चुनौती बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक महंगाई के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है और महंगाई के ऊपरी स्तर पर रहने की वजह महंगा अनाज ही है। अब सरकार की तरफ से गेहूं के समर्थन मूल्य में की गई 6% की बढ़ोतरी से इसके बहुत ज़्यादा सस्ता होने की उम्मीद अब कम होने लगी है। बुधवार को सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की और उसके बाद से ही गेहूं का भाव बढ़ने लगा है। दिल्ली में थोक भाव 3035 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है और सरकार ने गेहूं के लिए 2425 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है। सर, पहले से ही गेहूं और आटे की कीमतें जो है वो एक सरदर्द बनी हुई थी और थाली की तो बात ही मत कीजिए। फूड इन्फ्लेशन लगातार जो है वो चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में फिर आरबीआई के लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी गेहूं की कीमतें अगर और बढ़ती हैं तो। गेहूं की कीमतें और बढ़ेगी तो दिक्कत है। आप ब्रेड ले लीजिए, आप आटा ले लीजिए, आप जो पास्ता ले लीजिए, ये सारे उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो सब आपके लिए महंगे हो जाएंगे। अब इसमें देखना इस बात का है कि गेहूं की बढ़ोतरी के बाद अब मैं एक बैंक ऑफ बड़ौदा का एक रिपोर्ट अभी देख रहा था जो ये कहता है कि अगर यही बढ़ोतरी जो एमएसपी बढ़ा है
उसके आधार पे अगर इसी आधार पे अगर बढ़ा अगर मान लीजिए इसका असर अगर इन्फ्लेशन पे देखा जाए उसी रेशियो में जिसमें बढ़ोतरी हुई है, तो भी आप लगा लीजिए कि 0.27% के आसपास इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। तो इस बात में एकदम बिल्कुल सर्टेनिटी है कि अभी आरबीआई जिस बात की आशंका आरबीआई को है वो उसी दिशा में, और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही है जिसमें कि कोई जहाँ से कोई रिलीफ मिल सके। तो आप जाहिर है कि 2 महीने बाद जब एमपीसी में आरबीआई रिव्यू करेगा रेट को, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे अभी बना रहा, गेहूं भी या दूसरे आप सब्जी देख लीजिए ना, बिल्कुल, तो ये कंटिन्यू रहता है अगर ट्रेंड, तो आरबीआई रेट कट के लिए जाएगा, वो ऑप्शन लेगा। इसकी कोई संभावना फिलहाल तो नहीं दिखती है। फूड इन्फ्लेशन से राहत मिलने के कोई चांसेस दिखाई दे रहे हैं आपको? क्योंकि अभी तो फिलहाल अब तो लोग कह रहे थे नवरात्रि की वजह से बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई बीच में, वो तब भी, लेकिन उसके बावजूद देखिए सब्जी में फिर भी आपको आप मान के चल सकते हैं, जैसे टमाटर है, जैसे प्याज है, तो सप्लाई अगर ऑगमेंट होगा तो शायद वो एरिया ऐसा है जहाँ पे फूड इन्फ्लेशन का वो जो कंपोनेंट है वहाँ पे नीचे जा सकता है। लेकिन ये गेहूं लगातार अभी बना हुआ है और एकदम से गेहूं में 2-3 वीक में कोई परिवर्तन होगा इसके चांस नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए तो सीरियल्स वगैरह के जो आप इन्फ्लेशन देखते हैं, जो बास्केट में सीरियल का वेटेज है, तो सीरियल्स में अभी भी अगर ये बना हुआ है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो सब्जियों से राहत मिल जाएगी तो फिर ये इन्फ्लेशन जो है थोड़ी सी फूड इन्फ्लेशन को बढ़ाने का काम कर सकती है। राहत मिलने की फिलहाल पूरी तरीके से अभी जो है हाल फिलहाल में स्थिति ऐसी बनती दिखाई दे नहीं रही है। लेकिन इन सब के बीच में केंद्र सरकार ग्रीन फ्यूल के तौर पर मेथनॉल को बढ़ावा देने की अब योजना बना रही है, और इस योजना पर आगे बढ़ने के लिए नीति आयोग ने शुरुआती चर्चा भी शुरू कर दी है। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत के मुताबिक कोल गैसिफिकेशन मिशन के तहत कोल से मेथनॉल उत्पादन के लिए प्लांट तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट साझेदारी से बैम्बू टू मेथनॉल प्लांट भी लगाए जाएंगे। इन प्लांट से जो भी मेथनॉल उत्पादन होगा उसका इस्तेमाल घरेलू स्तर पर ग्रीन फ्यूल के तौर पर तो होगा ही, साथ ही उसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। सर, इस खबर को किस तरीके से समझा? विपुल, पूरी दुनिया में जैसे इथेनॉल को आप मिक्स करते हैं पेट्रोल में, डीजल में, और ये ट्रेंड बढ़ रहा है। ये मिथेनॉल जो है उससे सस्ता पड़ता है, लेकिन इस अभी यहाँ पे उतना ट्रेंड नहीं है। पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। ऐसा नहीं कि हम कोई पहली कंट्री है जो इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे। चाइना इसका इस्तेमाल कर रहा है, आपको पता है, वहाँ 9% जो है वो इथेनॉल जो है वो मिलाया जा रहा है। मैक्सिमम मिथेनॉल वैसे आप देखेंगे तो उसका प्रोड्यूसर आपको चाइना ही दिखेगा। पूरी दुनिया का मिथेनॉल 65-67% के आसपास चाइना प्रोड्यूस करता है। स्वीडन में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसका इस्तेमाल आप इजराइल में देखेंगे, इसका इस्तेमाल इटली में देखेंगे, तो पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है। सस्ता पड़ेगा। जैसे फ़र्ज़ करिए अभी आप इथेनॉल जो है वो पड़ेगा आपको करीब 62-63 रुपये प्रति लीटर। उसकी जगह पे अगर ये देखेंगे तो ये बहुत सस्ता पड़ेगा। ये पड़ेगा 23-24 के आसपास। अच्छा, तो इतना सस्ता है। आप इसको बनाते कैसे हैं? इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो एक तरह से के बायोमास से आप इसको तैयार करते हैं, कोल से भी तैयार करते हैं, दूसरे और तरीके हैं जिससे मिथेनॉल आप बना सकते हैं। हमारे यहाँ उसको बदलने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमने ये वादा किया है कि हम कार्बन कम करेंगे, तो पूरी दुनिया से कमिटमेंट, कॉप से कमिटमेंट, वो सब भारत का कमिटमेंट, तो उसके हिसाब से हम मिथेनॉल इसलिए पैदा करना चाहते हैं ताकि जो एमिशन है उसको हम कम किया जाए, हमारे ग्रीन फ्यूल में उसका पार्टिसिपेशन मिथेनॉल का बढ़ाया जाए। ठीक। इस बीच भारत और कनाडा के बीच राजनयिक रिश्तों में आई तल्खी की वजह से कनाडा पढ़ने जाने वाले छात्रों की घटना संख्या अब घट सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल कनाडा में जब नए शिक्षण सत्र की शुरुआत होगी तो आशंका है कि पहले के मुकाबले कम भारतीय छात्र दाखिला लेंगे। रिपोर्ट में कई एजेंसियों के हवाले से कहा गया कि कनाडा में अगले शिक्षण सत्र के लिए उनके पास पहले के मुकाबले 50 से 60% कम आवेदन आए हैं। सर, अब जिस तरीके से रिश्तों में तल्खी है उसका अब असर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके दिखने लगा है और आगे हो सकता है और दिखे। ये कितना बड़ा कंसर्न है? बड़ी संख्या में छात्र जाते थे हर साल। विपुल, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कनाडा की, पर ना मैं इस पर थोड़ा सा एक लार्जर पिक्चर आपको देना चाहता हूँ। आप पूरी दुनिया में देखेंगे, आप इवन ऑस्ट्रेलिया देखिएगा, कनाडा देखिए, यूएस थोड़ा सा फिर भी बेहतर है, यूरोप देखिएगा। एक ना जो सबसे बड़ी समस्या आजकल आ रही है स्टूडेंट के एडमिशन में वो कि उनको घर नहीं मिलता। आप यकीन कर सकते हैं इस बात से, घर नहीं मिलता। अच्छा। अब आते हैं पर्टिकुलरली कनाडा पे हम बात करते हैं। देखिए, कनाडा में इस साल जो एडमिशन का सीज़न है वो तो चला गया। अब अगले साल ऑलरेडी वहाँ पे कटौती हो चुकी है। स्टूडेंट्स
वो फियर में है। कोई परिवार अपने बच्चे को वहाँ नहीं भेजना चाहता है, क्योंकि उनके मन में इस बात की आशंका है कि पता नहीं उनकी लाइफ से क्या होगा, कनाडा के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बिहेव करेगी, यूनिवर्सिटी कैसे बिहेव करेगा, पूरा माहौल जो है वो एक तरह से कहीं मुफीद रहेगा कि नहीं रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। अब सेफ्टी जो किसी के लिए थ्रेट बन जाए तो बड़ी दिक्कत है, फिर कौन भेजना चाहेगा। आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो केवल जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो तो आपको मैंने बताया कि हाउसिंग क्राइसिस है, इनके लिए अब जब रिश्ते ख़राब हो गए हैं तो देखिए टफ एम्प्लॉयमेंट मार्केट इनके लिए हो जाएगा। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जो वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोकल कंपनीज़ हैं, जो हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को एजुकेशन के बाद नौकरी देती है, वो हॉस्टाइल हो जाएंगी। वो हॉस्टाइल में कोई रिटर्न तरीके से नहीं दिया जाएगा। कहा ये अनसेड रूल्स है, लेकिन आपको हॉस्टाइल के तौर पे देखा जाएगा, आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, नौकरी भी दी जाएगी तो आपको कम पैसे पर रखा जाएगा। तो 10 तरह की प्रॉब्लम है। वीज़ा प्रोसेसिंग डिलेज हो जाएंगे, आप इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज हो गई है, उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। तो अगले साल मतलब अगले सत्र में जब सितंबर सत्र शुरू होगा तब तक आप देखिएगा बहुत ड्रॉप होगा। और कनाडा में तो ड्रॉप हो ही रहा है, मतलब पूरी दुनिया में जो एक माहौल बना है स्टूडेंट्स को एक तरह से कैप लगाने का, कनाडा में, इसलिए कनाडा हमारे लिए नोटिसेबल इसलिए क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा मार्केट था स्टूडेंट जाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, बाकियों के मुकाबले थोड़ा इकोनॉमिकल भी है क्या ऑस्ट्रेलिया और या फिर अमेरिका के मुकाबले? नहीं, देखिए ऐसा है कि आप अंडर ग्रेजुएट में ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया में भी वो लोग जाते हैं। अमेरिका में अंडर ग्रेड बहुत खर्चा है तो वहाँ पे स्कॉलरशिप पे लोग जाते हैं, पोस्ट ग्रेड करने जाते हैं। पर कनाडा बहुत बड़ा मार्केट है, कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, उस हिसाब से यहाँ के स्टूडेंट बहुत हैं। अभी भी मैं कोई रफ डेटा आपको दे दूंगा, मेरे ख्याल से 4.5 लाख के आसपास स्टूडेंट होंगे अभी वहाँ पे कनाडा की यूनिवर्सिटियों में। कनाडा बहुत बड़ा मार्केट है, और हिंदुस्तानी जो है स्टूडेंट्स एक बड़े मतलब डायस्पोरा ग्रुप के तौर पे समझिए, डेरिवेटिव के तौर पे जाने जाते हैं। तो ये एक चीज़ तो ये हो गई सर, लेकिन क्या जो लोग वहाँ पर अभी फिलहाल रह रहे हैं जी, क्या उनके लिए भी कुछ थ्रेट है क्या? क्योंकि बहुत लोग तो जॉब के लिए भी वहाँ पर बड़ी संख्या में देखिए भारतीय अभी वहाँ पर मौजूद आप स्टेटमेंट देखिए, डेली स्टेटमेंट बदल रहे हैं। कल ट्रूडो ने क्या कहा कि हमने तो इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे बोला था, हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी वहाँ की सरकार और यहाँ की दोनों सरकारें कह रही हैं कि अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो कल को अब ग्रेजुएट करेंगे ना, आप अगले जुलाई में निकल जाएंगे यूनिवर्सिटी से, तो नौकरी ढूंढेंगे जो यहाँ रहना चाहेंगे। तो माहौल हॉस्टाइल है तो वो सभी उसको फॉलो करेगा, वहाँ की कंपनीज फॉलो करेंगी, एम्प्लॉयर्स फॉलो करेंगे, वहाँ की सरकारें इस पर चुप रहेंगी। तो आपके लिए एक माहौल बहुत अनकंफर्टेबल होगा स्टूडेंट्स के लिए, वैसे अनकंफर्टेबल है, पूरी दुनिया में अनकंफर्टेबल हो गया है इंडियंस के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। आप यूके में भी प्रॉब्लम है, कनाडा में भी प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलिया में भी प्रॉब्लम है। तो ये खाली इंडियन स्टूडेंट के लिए है या फिर ओवरऑल एशियन स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम? हमारा नंबर बहुत ज़्यादा है तो पता उस हिसाब से चलता है कि हमारा नंबर बहुत है ना, स्टूडेंट्स के नंबर बहुत हैं कनाडा में, तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा मतलब हम ही लोग हैं जो उसका कोपभाजन का शिकार बन रहे हैं। ये बात तो सही कह रहे हैं। तो अभी इसका असर जब तक ट्रूडो साहब हैं तब तक तो अभी ऐसी स्थिति रहेगी, ये मान के चलेंगे? नहीं, ट्रूडो साहब चले भी जाएंगे तो भी जो देखिए क्या होता है कि जब आप एक बिटर एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट कर दिया, संबंधों में बिटरनेस आ गई, तो किसी एक आदमी के जाने से बदल जाएगा वैसे, मतलब वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। पहले तो हमारे रिश्ते अच्छे, लेकिन फिर भी देखिए अच्छे तो ऐसे खास कभी नहीं थे, पर ठीक था, मतलब कोई ऐसी मारामारी नहीं हो रही थी हमारे बीच में। लेकिन हमने एक दिन और भी आपके शो पे कहा था कि इनके पिताजी के ज़माने में भी कनाडा से रिश्ते हमारे ख़राब थे। देखिए कनाडा में यहाँ से खालिस्तानी समर्थक जो ग्रुप हैं वहाँ पे वो बहुत पहले से मौजूद हैं। आप कनिष्का विमान दुर्घटना से लेकर के आप अर्ली 80s से आप देखेंगे तब से, तो वो कनाडा ओवरऑल ये मानी जाती है वो हिंदुस्तान को ऐसे इन सब मुद्दों पर उसका समर्थन नहीं करना, या तो समर्थन नहीं करना या विरोध करना, ये दो स्टैंड होते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं मोटे तौर पे एक लाइन में और समअप करता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए कनाडा में लाइफ डिफ़िकल्ट हिंदुस्तानियों के लिए हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात जरा शेयर बाजार की कर लेते हैं। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली का नया रिकॉर्ड बन सकता है। अक्टूबर की 16 तारीख तक, यानी कल तक की बात अगर हम करें, तो विदेशी संस्थागत निवेशक शेयर बाजार में 67,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। पहले कभी भी एक महीने के अंदर इतनी ज़्यादा बिकवाली नहीं हुई है।
कम से कम 2020 की अगर हम बात करें, उसके बाद की अगर बात करें तो मार्च 2020 के बाद कभी ऐसी बिकवाली देखने को नहीं मिली। अगर विदेशी निवेशक अक्टूबर में अब खरीदारी नहीं करते हैं तो उनकी मासिक बिकवाली का ये एक नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई देगा। सर, ये इस तरीके से नाराज़गी विदेशी निवेशकों की और उसकी वजह से भारतीय शेयर बाज़ार में जिस तरीके का दबाव देखने को मिल रहा है, क्या ये अभी अगर इसी तरीके से रूठे रहेंगे? क्या प्रमुख वजह बिल्कुल, क्या मुझे कुछ आप मुझे बताइए? ये मुझे ये लग रहा था कि ये सवाल अब से करीब 1 महीना पहले भी हमारे शो में आया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तब भी बिकवाली चल रही थी, लेकिन तब इतनी संख्या में लोग छोड़ के नहीं गए थे, इतना वॉल्यूम नहीं था, कम से कम वैल्यू के हिसाब से। अब हम देख रहे हैं कि वो समय पैकेज आया था, उस समय स्टिमुलस आया था, वो रियल एस्टेट में और दूसरे जो उनके स्टिमुलस हैं वो सबको वो ऑगमेंट कर रहे थे उस वक्त। हमें उस वक्त लगा कि ये देख के वो लोग गए हैं, अभी देखेंगे, इंतज़ार करेंगे। बीच में कुछ ऐसे संकेत आए जैसे लगा, जैसे दुनिया भर की रिसर्च एजेंसियों ने कहा कि जो स्टिमुलस चाइना ने दिया है वो अपर्याप्त है, वो इनफ नहीं है, इससे डिमांड बढ़ेगी ऐसा नहीं है, तो लोग वापस आएंगे वहाँ से। लेकिन अभी वे देख रहे हैं, इस बात को भी मेरे ख्याल से 4 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गए, कोई संकेत नहीं दिख रहे, लगातार बिकवाली चल रही है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है पिछली बार जो बिकवाली देखने को मिली बहुत ज़्यादा, बहुत वॉल्यूम में देखा, कोरोना से ठीक पहले मार्च में मेरे ख्याल से करीब 60,000 से ज़्यादा के करोड़ के लोग का आउटफ्लोज था। अभी अक्टूबर में 67,000 करोड़ का आउटफ्लो है। अब आप देखेंगे कि हम ये इंतज़ार करेंगे कि अभी 200 बिलियन डॉलर का चाइना ने पैकेज दिया, स्टिमुलस दिया, फिर उसके बाद एक 28 बिलियन डॉलर का दिया, अभी चल रहा है वहाँ पे। देखिए, पैकेज तो एक ही वही दिया जिसमें 200 बिलियन डॉलर स्टिमुलस पैकेज था, बाकी जो है वो बड़े छोटे छोटे से हैं, पर उसका असर वहाँ पे नहीं हो रहा है। आप डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा, तो जब डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा है तो वो मार्केट कैसे वहाँ से उठेगा, ये बड़ा मुश्किल है कहना। आप चाहे रियल एस्टेट की बात कर लीजिए, चाहे दूसरे और सेक्टर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो अभी यहाँ से इन्वेस्टमेंट चला गया चाइना, वो चाइना से इन्वेस्टमेंट वहाँ पे अभी रुकेगा या वहाँ से फिर किसी और डेस्टिनेशन में जाएगा, या वापस इंडिया में ऐसी कोई अट्रैक्टिव ऐसे माहौल बनेगा क्या? हम उसका इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि कैसे अगले 2-3 महीने में कैसे क्या बिहेवियर रहता है इन्वेस्टर्स का, उसके हिसाब से। ठीक, वो मतलब खाली एक चाइना वजह है या आप भारतीय बाज़ार में भी कुछ एक कंसर्न देख रहे हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा बिकवाली कर करके वो चाइना की तरफ रुख कर रहे हैं? बहुत टाइम से हिंदुस्तानी मार्केट में पैसा लग रहा है। आप देख रहे हैं मार्केट क्या हाल हुआ पड़ा है। मतलब आप कोविड के टाइम पे 35,000 से लेके मार्केट कहाँ पहुँचा हुआ है। तो एक तो ओवर वैल्यूएशन जिसका करते हैं वो हो गया, फिर उसके बाद जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 3-4 जो रीजंस हैं वो अभी इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा था कि अगर यहाँ से इन्वेस्टर्स आउटफ्लो अगर इतना हुआ है तो मैं कोई आश्चर्य में नहीं था। ठीक, तो चलिए अभी भी देखिए आज के दिन जो बिकवाली हुई है उसमें भी निश्चित रूप से विदेशी निवेशकों की तरफ से बिकवाली हुई होगी। आज करीब 221 अंकों की गिरावट के लिए निफ्टी में देखने को मिली और 24,800 का लेवल भी निफ्टी ने तोड़ दिया। अब देखना ये है कि अब ऐसा क्या बदलेगा जिसकी वजह से बाज़ार में रिकवरी आएगी या फिर ये गिरावट अभी और ज़्यादा गहराती हुई दिखाई देगी। बाज़ार से जुड़ी कोई भी अगर आपके मन में आशंका हो, दुविधा हो, कोई सवाल हो तो दोपहर 1 से 2 आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा शेयर बाज़ार पर बात करने के लिए हमारा खास कार्यक्रम बीच बाज़ार भी आप देख सकते हैं सुबह 10:30 बजे, और जो है इसके अलावा 1 बजे मनी 9 पे हम हेलो मनी 9 लेकर के ही आते हैं। तो लगातार मनी 9 के साथ आप बने रहिए। लेकिन इन सब के बीच में विश्व बैंक का मानना है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को अपने भागीदार बढ़ाने के लिए ट्रेड टैरिफ घटाने होंगे और साथ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शर्तों में ढील देनी होगी। दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक की मुख्य आर्थिक सलाहकार ने एक निजी समाचार पत्र को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैश्विक औसत के मुकाबले भारत में ट्रेड टैरिफ बहुत ज़्यादा है। ऐसे में भारत अगर ट्रेड टैरिफ नहीं घटाता है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शर्तों में ढील नहीं देता है तो वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी भागीदारी बढ़ाने के मौके को गंवा देगा। सर, इस खबर को किस तरीके से देखा जाए और इसके मायने क्या कुछ देख रहे हैं आप? विपुल, उसने कुछ अच्छी बातें भी कही है। जैसे उसने बोला है कि हिंदुस्तान में हाल के सालों में जो सप्लाई चेन बड़ा अच्छा देखने को मिला है, बहुत जो इंडस्ट्रियल बेस है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास स्किल लेबर फोर्स हैं, लार्ज नंबर है उसका, काफ़ी हद तक चीप है। अब आप देखेंगे कि इसमें उसने सजेस्ट क्या किया है। उसने सजेस्ट किया कि ये भारत के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है।
तो टैरिफ घटाने की ज़रूरत है, एफडीआई नॉर्म्स में उसको आसान बनाने की ज़रूरत है। भारत का टाइम अच्छा चल रहा है, ये क्यों बोला? ये इसलिए बोला कि उसका कहना है कि पूरी दुनिया में जब ट्रेड टेंशन चल रहा है, इस वक्त भारत का काफ़ी दुनिया की कंपनियों और दुनिया की कंपनियों और दुनिया के कई देशों का ध्यान प्रोक्योरमेंट के लिए भारत की तरफ है, यहाँ से सामान ले जाना, कि भारत उसके लिए सस्ता है, उसके लिए आसान है। और एक और फीलिंग आई है दुनिया के देशों में, खासकर वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में, कि जो डिपेंडेंस था चाइना पे, वो घट के चाइना+1 पॉलिसी, आप जानते हैं चाइना +1 का मतलब ये हुआ कि चाइना के अलावा जो दूसरे देशों को भी डिकेन लिया है, तो दूसरा विकल्प अभी भारत, जितने सारे विकल्प हैं उसमें सारी पॉजिटिविटी जो है वो भारत के पास है, जो दूसरी इकोनॉमी है उसके पास उतने फ़ायदे नहीं हैं। तो साथ ही साथ उसने बोला कि इसका फ़ायदा, ये सही टाइम है जब, और ये अभी माहौल ऐसा बना रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, तो भारत को इसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। ठीक। पवन जी, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का आपने विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो चलिए अब मनी सेंट्रल को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप जो है मनी 9 के साथ अपने जो संबंध है उसको विराम मत दीजिए, लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दे दीजिए, आज के लिए नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है, कैसा ही रंगो